कर्नाटक रणसंग्राम 2023। बेलगाम का विकास करने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, आपको विल पावर भी चाहिए। हम संविधान में मानने वाले लोग हैं, हम जाति पाति में फ़र्क नहीं कर रखने वाले लोग हैं। हमारी फैमिली कभी अपना पैसा लेके किसी से कमीशन लेके नाम खराब नहीं करेगी। जिस दिन भी मेरे ऊपर कोई आरोप आएगा कि मैंने किसी से 10 पैसा भी लिया है, उस दिन मैं अपने पद से राजीनामा दे दूंगा, पॉलिटिक्स से राजीनामा दे दूंगा। अगर ये 5 साल हमारे यूथ के चले गए, यहाँ पे वो सीख सकते थे, बढ़ सकते थे, कॉम्पिटिशन्स में जा सकते थे। हम बोलते हैं हमारे कोई ओलंपियंस है नहीं। आप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दोगे बच्चों को, आम जनता को, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? कि हर धर्म, हर जाति, हर भाषिक मेरे साथ में है। मैं इलेक्शन धर्म के हिसाब से नहीं लड़ रहा हूँ और मैं लड़ना भी नहीं चाहता हूँ। मैं वोट वैसे नहीं मांगना चाहता। मैं वोट हर इंसान से काम देख के आप वोट कीजिए, इंसान को देख के वोट कीजिए, वही मैं चाहता हूँ। नमस्कार, मैं रोहित सालुंखे। तरुण भारत में आप सभी का स्वागत है। कर्नाटक चुनाव का दंगल अब अंतिम स्तर पर पहुंच चुका है। हर कोई प्रत्याशी अपनी जीत को हासिल करने के लिए अपनी सारी शक्ति झोंक कर प्रयास कर रहे हैं। बेलगाम उत्तर में भी प्रचार जोरों शोरों से जारी है। आज हमारे साथ है बेलगाम के उत्तर क्षेत्र में कांग्रेस से चुनाव के अखाड़े में उतरे हुए प्रत्याशी आसिफ उर्फ राजू सेठ जी। तो चलिए उनसे आज हम बातचीत करते हैं। तरुण भारत में आपका स्वागत है सर। नमस्कार। मेरा पहला सवाल ये है कि आप पहली बार बेलगाम उत्तर से चुनाव के अखाड़े में हैं सर, तो आप विधायक चुनने के बाद बेलगाम का विकास किस प्रकार करेंगे? बेलगाम का विकास करने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, आपको विल पावर भी चाहिए। आपको एक जज्बा भी चाहिए, जो काम करने की एक उम्मीद रहती है, एक जज्बा रहता है। सबसे पहले हमारे सिटी में पानी की काफ़ी तंगी है, काफ़ी प्रॉब्लम है पानी का। वो पहले सॉल्व करना पड़ेगा। फिरोज़ भाई जब शासक थे यहाँ पे 2008 से 18 तक, मेरे बड़े भाई साहब, उन्होंने वसन कोल्ड वाटर फिल्टर प्रोजेक्ट लेके आए। वहाँ पे रोज़ का 2.5 करोड़ लीटर वाटर फिल्टरेशन होके हेडकल से आके यहाँ पे सप्लाई होता है। जैसे सिटी बढ़ते जा रही है, उसका कमी महसूस हो रही है और दिन में 8-10 रोज़ में एक बार पानी आता है। तो मेरा यही रहेगा कि एक नेसेसिटी है और ये 2.5 करोड़ से बढ़ा के कम से कम 8 करोड़ तक लेके जाना चाहिए। एक तो पानी के हुआ, दूसरा है हाउसिंग। गरीबों के लिए घर नहीं है। हर इंसान चाहता है कि अपने सर पे एक छत हो, जो अपने आगे जाने के बाद में अपने बच्चों के लिए भी छोड़ के जाए, एक सेफ्टी हो। और हाउसिंग का जो प्रॉब्लम है, फिरोज़ भाई ने एक 5000 घर यहाँ पे बनाए थे आश्रया में, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स है। मेरी यही प्रयत्न रहेगा कि हम और भी ऐसे बिल्डिंग्स बनाएं और कम से कम 20,000 मकान बेलगाम में आश्रय योजना की तरफ से अलॉट किया जाए। ये अपनी बेलगाम की बात हुई। साथ में पार्टी ने हमारी 5 गारंटियाँ दी है। पहली गारंटी है गृह लक्ष्मी। गृह लक्ष्मी का कार्य में हर महीना हर महिला को एक घर में 2,000 रुपया उनको दिया जाएगा, जो वो इस्तेमाल कर सकती है अपने लिए, क्योंकि सिलेंडर, अनाज, तेल सभी महंगा हो चुका है। तो उसके लिए एक गारंटी दी है। दूसरा गृह ज्योति। गृह ज्योति में हर घर पे हर 200 यूनिट के ऊपर आपको पैसे भरना पड़ेगा। अगर 200 यूनिट है तो फिर सरकार उसका पैसा भरेगी। तीसरा है राइस। हर महीने हर आदमी के लिए 10 किलो राइस। चौथा है महिलाओं के लिए फ्री बस सर्विस। जो भी महिला KSRTC में बस में चढ़ेगी उसके लिए टिकट नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं, ग्रेजुएट्स और डिप्लोमा होल्डर्स। तो उसके लिए भी कांग्रेस पार्टी ने एक कार्यक्रम किया है कि जो भी ग्रेजुएट्स हैं उनको महीना 3,000 रुपया 2 साल तक, और जो भी डिप्लोमा होल्डर्स हैं 1,500 रुपया 2 साल तक, क्योंकि तब तक वो सस्टेन करके जॉब में जा सके। ऐसे कहें तो देखेंगे तो हमारे कर्नाटक राज्य में 2,50,000 गवर्नमेंट जॉब्स वैकेंट रखे हैं, जॉब्स फुलफिल नहीं हुए हैं। तो हमारी पार्टी ने आश्वासन दिया है, गारंटी दी है कि जब ये सरकार में हम आएंगे, अगर वोटर्स का आशीर्वाद होगा, भगवान का आशीर्वाद होगा,
तो हम ये 2,50,000 जॉब्स गवर्नमेंट के फर्स्ट ईयर में ही फुलफिल करेंगे। ये कांग्रेस एक गारंटी दी है, जिस गारंटी कार्ड में DK शिव कुमार साहब का और सिद्धरामैया साहब की भी सिग्नेचर है। हम अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। बेलगाम उत्तर क्षेत्र में लिंगायत, मराठा, मुस्लिम ऐसे विभिन्न जाति मजहब के लोग हैं, क्या उनसे आपको अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है? प्रतिसाद तो मेरे को हर जाति का, हर धर्म का, हर भाषिक का मिल रहा है। बहुत प्यार से मुझे बुलाते हैं, लेके जाते हैं, आरती करते हैं, कोई शक्कर खिलाता है, कोई पेड़ा खिलाता है, कोई सम्मान करता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एक पॉलिटिकल फील्ड में, एक सोशल फील्ड में हम जाति की बात बहुत हो गई। हम छोटे थे तभी हम देखते थे कि जाति से कोई बात नहीं करता था। हम अभी मेरे स्कूल के मित्र हैं, उसमें एक मुस्लिम रहेगा, एक 20 लोग की ग्रुप बन के वो मेरे लिए प्रचार कर रहे हैं, अपने आप मेरे को ना पूछे ना बोले, हर धर्म के हैं। इसमें हम कभी एक दूसरे से जाति पूछे नहीं है, और आज जाति पूछ के इसको पॉलिटिकल फील्ड पे लाना, ये तो आया है हमारे वतन में, लेकिन ये बात अच्छी नहीं लगती है। बहुत बुरा लगता है कि आदमी का काम छोड़ के जाति देख के आपको वोट दिया जाता है। मैं इलेक्शन धर्म के हिसाब से नहीं लड़ रहा हूँ, और मैं लड़ना भी नहीं चाहता हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि ये मुसलमान है तो सिर्फ मुसलमान वोट करेगा, हिंदू है तो सिर्फ हिंदू वोट करेगा। आप देखिए कैंडिडेट कैसा है, कैंडिडेट का बैकग्राउंड देखिए, उसका सोशल वर्क देखिए, वो लोगों के साथ कैसा रहता है देखिए, वो लोगों को कितना मिलता है वो देखिए, वो लोगों के लिए क्या किया है पहले वो देखिए। मैं एक समाज सेवक हूँ और मैं लोगों के बीच रहा हूँ, लोगों का काम करते रहा हूँ, चाहे एजुकेशन फील्ड में हो, मेडिसिन में हो, या अन्य उनकी परेशानी और तकलीफ में हो। और एक ही जाति के लिए नहीं, हर जाति के लिए, हर जाति के लिए। हमने कोविड में भी पहले अभी मीटिंग में हमने ये तय किया था कि ये हम कर रहे हैं ह्यूमैनिटी के लिए, मानव स्थिति के लिए। हम ये नहीं कर रहे हैं कि ये मुसलमान के लिए करेंगे, ये हिंदू के लिए करेंगे, या क्रिश्चियन के लिए करेंगे। मैं वोट वैसे नहीं मांगना चाहता। मैं वोट हर इंसान से काम देख के आप वोट कीजिए, इंसान को देख के वोट कीजिए, वही मैं चाहता हूँ। हमारा तीसरा सवाल है कि उत्तर क्षेत्र में विकास के अलावा रोजगार और अन्य व्यवसाय को बढ़ाने में आप क्या उपाय योजना बना रहे हैं? अगर इसमें आप देखेंगे तो एक मैनिफेस्टो मैंने बनाया है खुद के लिए, खुद के हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। सबसे पहला हाउसिंग का है, सेकंड वाटर, थर्ड मैंने काफ़ी काम कोविड में किया है। जैसे आप जानते हैं तरुण भारत ने भी काफ़ी कवर करते थे, तभी उस वक्त जब कोविड था, इंटरव्यू लेते थे, पेपर में आता था, तभी हम देख रहे थे कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स का चार्ज एक्सॉर्बिटेंट हो गया था, बहुत ज़्यादा हो गया था, जो एक कॉमन मैन का, एक मिडिल क्लास का भी आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे उसको। 7-8 लाख रुपए बिल होती थी, और अगर कोई दुर्दैव से किसका डेथ हो जाता था तो बिल भरे तब तक बॉडी भी नहीं देते थे। ये लोगों ने खून के आंसू रोए हैं उस टाइम पर। हम 2 साल फील्ड में काम किया हूँ मैंने। सुबह 10 बजे चला जाता था हमारे इंस्टीट्यूट को, रात को 2-3 बजे तक वापस आता था मैं। तभी हमने देखा कि मेडिसिन, ऑक्सीजन सिलेंडर की काफ़ी कमी थी। जब ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी थी, जब मेडिसिन की रिक्वायरमेंट थी, तो मेडिसिन हमने फ्री दी, ऑक्सीजन सिलेंडर सब भी हमने फ्री दिया। हमने कोविड सेंटर स्टार्ट किया। हमारे पास 35 डॉक्टर्स थे, एक 40 नर्सिंग स्टाफ था, और हमने देखा कि खर्चा उतना नहीं आता जैसे बताया जा रहा था। ट्रीटमेंट एक ही था, अगर आप कोई बड़ी हॉस्पिटल में जाओ या एक कोविड सेंटर में लो, मेडिसिन भी वही थे, डॉक्टर्स भी वही थे, हमारे पास MDs थे, सभी थे, स्पेशलिस्ट थे, डायबिटिशियंस थे, कार्डियोलॉजिस्ट थे जो काम कर रहे थे हमारे साथ में। खर्चा नहीं आ रहा था ज़्यादा, एक्सपेंस वॉज नॉट एट ऑल देयर। ये प्राइवेट हॉस्पिटल इतना क्यों चार्ज कर रहे थे वो मुझे नहीं मालूम, चाहे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्चा होता रहेगा। लेकिन हमने तभी देखा कि सिविल हॉस्पिटल में बेड्स की बहुत तंगाई थी। आदमी जाके अपना जीव हॉस्पिटल के बाहर दे रहे थे क्योंकि बेड्स अवेलेबल नहीं थे, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं था। एक बहुत बुरी स्थिति आ गई थी, तब बहुत परेशान थे सब। तो तभी से मेरे दिमाग में था कि एक हॉस्पिटल बनाए। एक हॉस्पिटल, हमारा जो सिविल हॉस्पिटल है
उसको अपग्रेड करें। जहाँ पे अगर एक पेशेंट अंदर जाएगा तो स्कैनिंग भी होगा, ऑपरेशन भी होगा, ट्रीट भी होगा और पूरे एक ट्रीटमेंट के साथ अच्छी तरह से बाहर आएगा। तो ये 3 फील्ड में तो मेरा सबसे पहला प्रायोरिटी रहेगा। फिर रोड्स है, ड्रेनेजेस है, गटर्स है। जैसे आपको बताया मैंने, हाउसिंग का प्रॉब्लम है। हर वार्ड में जाके हर वार्ड की स्थिति अलग रहती है। हनुमान नगर की अलग रहेगी, समर्थ नगर की अलग रहेगी। हनुमान नगर के वार्ड्स और समर्थ नगर के वार्ड्स अलग होते हैं। तो हर वार्ड में जाके वो वार्ड में उस कैसे चाहिए वहाँ लोगों के साथ बैठ के उनसे पूछ के, कॉर्पोरेटर को साथ में लेके, वहाँ के पंच को साथ में लेके, सबको कॉन्फिडेंस में लेके बात करके उनको वहाँ पे क्या चाहिए वो पूछ के हम काम करेंगे। साथ ही साथ अगर आप पिछले थोड़े टाइम से देख रहे हैं कि बेलगाम की ग्रीनरी काफ़ी कम हुई है, तो हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे प्लांटेशन कीजिए। हम भी खुद एरियाज ढूंढेंगे ग्रीनरी जहाँ पे हम गार्डन्स बना सकते हैं और गार्डन्स बना सकते हैं और चीज़ें कर सकते हैं। मेरे बड़े भाई साहब ने, आप जानते हैं कि जब वो एमएलए थे 2008 से 18 तक, उन्होंने काफ़ी गार्डन्स बनाए, काफ़ी जिम्नेजियम्स बनाए, काफ़ी ग्लास हाउसेस बनाए, काफ़ी बैडमिंटन कोर्ट्स बनाए, स्विमिंग पूल्स। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि लास्ट 5 साल में स्विमिंग पूल जो 5 उन्होंने बनाए उसका इनॉग्रेशन तक आज नहीं हुआ। अगर ये 5 साल हमारे यूथ के चले गए, जहाँ पे वो सीख सकते थे, बढ़ सकते थे, कॉम्पिटिशन्स में जा सकते थे। हम बोलते हैं हमारे कोई ओलंपियंस है नहीं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दोगे बच्चों को, आम जनता को, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? तो हम वो पहले ओपनिंग करने की कोशिश करेंगे। और जो हमारा सबसे ऊंचा ध्वज बेलगाम में है, हमारे वतन का सबसे ऊंचा ध्वज, वो फिरोज भाई ने यही सोच के बनाया था कि हम, लेकिन हमारा जो वतन का जो ध्वज है, हमारा नेशनल ध्वज जो है, उसको देख के हम कभी ऐसा हाथ रख के सैल्यूट करके नहीं जाते हैं। किसी के घर के ऊपर दिखता नहीं है। तो हम वो ध्वज, वो भी रोज हम होस्ट करने की कोशिश करेंगे। और होस्ट करने में कुछ बड़ी बात नहीं है। जब हमने कॉरपोरेशन कमिश्नर को पूछा क्यों कर रहे हैं, तो बोले वो उसका एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है। अरे हमारे नेशनल ध्वज के लिए अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है तो और क्या दूसरी चीज़ के लिए हम खर्चा करेंगे। वेरी सैड। पिछली बार आपके भाई 2 बार, तब उन्होंने कई सारे विकास कामकाज किए हैं। वो विकास कामकाज आपका साथ देंगे? बहुत अच्छा लगता है, छाती फूल जाती है। बहुत प्राउड महसूस करता हूँ जब मैं कैंपेनिंग को जाता हूँ। तो जहाँ पे भी जाऊँ मैं, अभी मैं समर्थ नगर से आ रहा हूँ कैंपेन करके, वहाँ पे भी गए। वो लोग बोले हम इतने कीचड़ में हम चल के जाते थे। जब भाई साहब थे यहाँ पे ड्रेनेज किए, रोड्स किए। जहाँ मैं श्रीनगर में जाता हूँ तो वहाँ बोलते हैं कि गार्डन्स हुए, वॉकिंग ट्रैक्स हुए। जहाँ अशोक नगर में जाता हूँ तो बोलते हैं स्विमिंग पूल हुआ है लेकिन ओपन नहीं हुआ है। अनेक एरिया में जाता हूँ। सैनिक नगर गया था मैं, वहाँ तो लोग इतना हमारे को, सब भाई साहब भी मेरे साथ में थे, मेरे को तो वो पीछे छोड़ दिए लोगों ने। उनसे इतना प्यार और मोहब्बत बता रहे थे, उनको दिखा रहे थे, क्योंकि पूरा वो एक एंड है यहाँ का और कोई जाता भी नहीं था। तो वहाँ जाके उन्होंने काम करके लोगों का दिल जीत लिया था। और लोगों का दिल जीतना काम करके और प्रामाणिक तरीके से काम करके, एक प्रामाणिक होके। अगर हम पॉलिटिक्स में कमीशन के लिए या पैसे के लिए आते हैं तो मेहरबानी करके कोई पॉलिटिक्स में नहीं रहना। काम करना तो एक, आप समाज सेवक हो, आपको एक गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलेगा और आप सेवा करने के लिए ज़्यादा सेवा कर सकोगे। यही सोच के आप पॉलिटिक्स में रहना चाहिए। भाजपा रहे, एमईएस रहे या अन्य कोई दल, उत्तर क्षेत्र में अब की बार नए चेहरों को मौका मिला है। तो आपका फैमिली तो पहले से ही पॉलिटिक्स से बिलोंग करता है, तो आप इस चुनाव को कैसे देख रहे हैं इसे? मेरे फैमिली पहले से एक बिजनेस फैमिली है। हम बेसिकली बिजनेसमैन हैं। जब 2008 में ऐसी स्थिति आ गई कि लोगों ने कहा, पार्टी ने कहा फिरोज भाई को आप इलेक्शन के लिए बैठिए, तभी से हम पॉलिटिक्स में आए। उसके पहले यूथ कांग्रेस वो चलता रहता था, लेकिन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हम कभी नहीं थे। हमारे पिताजी से और हमारे ग्रैंडफादर के टाइम से ही हम सोशल वर्क में, मेरे पिताजी ने काफ़ी सोशल वर्क किया है पहले। आज
जहाँ पे भी जाते हैं जो पुराने लोग हैं उनका नाम सुनाते हैं कि वो ऐसा करते थे, हमारे साथ ऐसे रहते थे करके। और पॉलिटिकली अगर हर पार्टी का एक आइडियोलॉजी रहती है, मेरी पार्टी की आइडियोलॉजी लेके मैं जा रहा हूँ। हम संविधान में मानने वाले लोग हैं, हम जाति पाति में फ़र्क नहीं कर रखने वाले लोग हैं। मेरी पार्टी कहती है कि हमारे लिए सब जाति समान है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, चाहे SC ST हो, सब सामानिक है और हम सब साथ में लेके चलते हैं। ये मेरी पार्टी की आइडियोलॉजी है और ये पार्टी ये हम भी मानते हैं और जितने 95% लोग हैं मेरे वतन में वो यही मानते हैं और यही लेके चलते हैं। आपके भाई साहब तो मिस्टर डेवलपमेंट से जाने जाते थे, तो आप भी इस किताब को हासिल कर पाएंगे? मैं तो जो वो रास्ता दिखाए हैं मेरे को बेलगाम सिटी में, जो आदर्श रखे हैं सामने मेरे और जो हमेशा कहते हैं कि अगर तुम्हारे को करना है, अच्छा काम करना है तो आप इसमें पढ़ो, नहीं तो मत पढ़ो। ये 2 साल पहले ही उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो इलेक्शन में नहीं बैठेंगे करके। बोलते थे मेरे को मैं नहीं बैठूंगा, फिर मैं ही फोर्स करता था क्योंकि लोग आपको मिस कर रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं, कहाँ पे जहाँ पे भी जाते हैं लोग याद करते हैं आपको, आप बैठिए चुनाव को। वो बोलते मैंने अभी थक गया हूँ, तुम बैठो, तुम आगे बढ़ो, लेकिन एक ही चीज़ याद रखना, जीतेंगे तो लोगों के काम करने के लिए रहो, उनके जो तकलीफ़ है उनके आंसू पोंछने के लिए रहो, उनके जो क्षेत्र है उनके जो वार्ड्स में काम है वो काम करने के लिए रहो। और एक बात याद रखना, कभी हाथ ऐसे नहीं करना। ये उन्होंने मुझे सिखाया है कि हमारी फैमिली कभी अपना पैसा लेके किसी से कमीशन लेके नाम खराब नहीं करेगी। जिस दिन भी मेरे ऊपर कोई आरोप आएगा कि मैंने किसी से 10 पैसा भी लिया है, 10% या 1% तो छोड़ लीजिए, 10 पैसा भी लिया है, उस दिन मैं अपने पद से राजीनामा दे दूंगा, पॉलिटिक्स से राजीनामा दे दूंगा। क्योंकि हम मानते हैं कि हम जब लोगों के सामने जाते हैं तो लोग अभी भी पूरे स्टेट में बोलते हैं कि फिरोज़ भाई ऐसे आदमी थे जो किसी की चाय भी नहीं पीते थे। अगर किसी को साथ में इंजीनियर्स लेके जाते थे तो किसी कोई बोलता नहीं था कि बिल मैं दूँ, ये हमेशा बिल भी वही देते थे। और ये हमारा ग्राउंड लेवल एक फाउंडेशन है हमारा, ये काम करना और एक्सपेक्ट कुछ नहीं करना, लोगों के लिए काम करना, यही स्थिति में हम लेके चलेंगे। धन्यवाद सर, आपसे बातचीत करके बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें बुलाया, हमारे दिल की बात सुनी। हम चाहते हैं कि आप ये लोगों तक पहुंचाए और लोग सुने और जाने, और जो पार्टी अच्छी है, जो कैंडिडेट अच्छा है उसको वोट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन विजय निम्बालकर के साथ रोहित सालुंके, तरुण भारत सोशल मीडिया टीम, बेलगाम। धन्यवाद।